नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं एचटेट के एग्ज़ाम 2019 की। 2019 की क्यों? क्योंकि इससे पहले जो 2021 था और 2020 मीन्स 2020 और 2021 2020 और 2021 के एग्ज़ाम्स को हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मीन्स जो आपका सीडीपी वाला पार्ट है उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और आज हमारा उसी सीरीज़ में आपका लेवल 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चल रहा है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया 1 और 2 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है और हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो इसको शेयर कर दिया करिए अपने भाइयों के साथ में भी, अपनी बहनों के साथ में भी, जो भी इस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और ज़रूरी नहीं कि वो खाली एचटेट की तैयारी कर रहा हो, अगर वो सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो भी साइकोलॉजी उसकी काम आएगी। वो एमपी टेट की तैयारी कर रहा है तो भी साइकोलॉजी काम आएगी। वो यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो भी साइकोलॉजी काम आने वाली है। वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो भी साइकोलॉजी काम आने वाली है। मीन्स बीएड अगर पढ़ रहा है, डीएलएड पढ़ रहा है, मीन्स कोई भी एग्ज़ाम जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, वहाँ पर हमारी ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन में हमारे पास में है वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन और डॉक्टर मैके। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बताने लायक है नहीं। आपका जो पहला ही जो आंसर है वो आपका बिल्कुल ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। यहाँ पर एक दो डेफिनेशन जब भी कभी लर्निंग की आती है तो दो डेफिनेशन और हैं जो मेन है। पहली है आपकी स्किनर की, स्किनर जिन्होंने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है। क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, यानी कि एक के बाद एक जो सामंजस्य होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शिक्षा या सीखना कहते हैं। और सेम ऐसे गिलफर्ड हैं, जेपी गिलफर्ड, उन्होंने भी एक कहा था। उनके हिसाब से क्या थे शिक्षा? ये क्या था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। ये कहा था हमसे किसने? जेपी गिलफर्ड ने। ठीक है, बाकी भी हैं बहुत कुछ। अगर आप चाहते हैं इसके डिटेल वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको प्रॉपर आपको एक ऐसी वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर सारी जो भी आपके कथन है, जो भी परिभाषा है वो आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाती है? कितनी आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है या की जाती है? यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो देखो वाल को, ये जो लिंग पहचान है ना, ये स्थापित हो जाती है 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष पे ही उस बच्चे को बता दिया जाता है भैया तुम लड़का हो या फिर लड़की हो, तुम बॉय हो या गर्ल हो। और इसी में ही, मतलब इसी एज से ही बच्चे को उसके जितने भी पसंद होते हैं, नापसंद होते हैं, जैसे लड़के को बंदूक से खेलना पसंद है, कार चलाना पसंद है, लड़के को बैट बॉल जैसे हम कहते हैं क्रिकेट वगैरह खेलना पसंद है। लड़कियों के बारे में बात आ जाती है, लड़कियां गुड़िया से खेलना पसंद करती हैं। ये घर जैसे डॉल सेट होता है ना, डॉल हाउस होता है आपका, डॉक्टर सेट होता है, ऐसे सेट से ये खेलना पसंद कर लेती है। तो क्या होता है, 2 साल की एज में ही बच्चों में जो लिंग पहचान या तो स्थापित हो जाती है या फिर करवा दी जाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाया जाता है? यहाँ पर देखो बालको, एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, मानदंड संदर्भित, यानी कि यहाँ पर उसको क्राइटेरिया भी दिया जाएगा, उसको यहाँ पर उसकी एक श्रेणी भी विभाजित की जाएगी, उसको क्लास दी जाएगी। तो ऑप्शन में हमारे पास में अविरत, नियतकालिक, उपरोक्त या फिर कोई भी नहीं। अविरत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम सतत भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन कब होता है? जब आपकी क्लास चल रही होती है। लेकिन जब आप एक पीरियड के बाद में, यानी कि आप एक टाइम के बाद में जब आप उससे कोई उसका टेस्ट लेते हैं, उसको एवेल्यूएट करते हैं, तो आपका कैसा होता है? वो पीरियोडिक होता है। कैसा होता है? पीरियोडिक होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या है? और नियतकालिक है, यानी पीरियोडिक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के एंड में, किस पर? यूनिट के एंड में, क्योंकि प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर लिया जा रहा है। तो यूनिट के एंड में जब लेंगे तो कैसा टेस्ट हो जाएगा? नियतकालिक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, अविरत होता है आपका सतत, जो कि क्लास आपकी चल रही होती है उसी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है, यह कथन किसने दिया है। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन दी जा रही है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन और पावलोव। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, वुडवर्थ तो अब दोबारा आंसर आएगा नहीं, ठीक है, तो ये आपका पहला वाला गलत हो गया। ये बात की है स्किनर ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं मैं, स्किनर ने ये बात की है। स्किनर वही शख्स है जिन्होंने आपको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। मीन्स ये वही शख्स हैं जिन्होंने आपको रिस्पॉन्स स्टिमुलस की जो थ्योरी थी वो इन्होंने आपको दी थी, ठीक है। और इसके बारे में और क्या है, ये इनका जो प्रयोग था ये चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने, और इनके प्रयोग के हिसाब से अगर चूहा रिस्पॉन्स करेगा तो उसको स्टिमुलस दिया जाएगा, नहीं बच्चा अगर रिस्पॉन्स करता है तो उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को जिसको सीखना चाह रहा है वो उसको आसानी से सीख सकेगा, ठीक है। यहाँ पर एक पावलोव भी है, पावलोव ने भी एक प्रयोग किया था जो कि प्राचीन अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। और इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी। यहाँ ध्यान क्या देना है, स्किनर ने जो दी थी वो आरएस थ्योरी दी थी और पावलोव ने जो दी थी वो एसआर थ्योरी दी थी। पावलोव का प्रयोग किस पर था? कुत्ते पर था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल वीडियो मिले तो यार कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको थ्योरेटिकल भी आपको वीडियोस में इसमें प्रोवाइड आपको कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इन दोनों की ही बातें वहाँ पर कर रखी है। अगला क्वेश्चन, नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, इंगित करना है कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। अनुकूलन या अनुबंध अनुक्रिया वुल्फ और रीड ने दी थी, ऐसा ही कह रहे हैं। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत वर्दीमर कोहलर ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, गेट्स और स्टीफन के द्वारा दिया गया था। पुनर्बलन सिद्धांत हल और स्किनर के द्वारा दिया गया। पुनर्बलन सिद्धांत, जैसा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि हमारे चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं, पिछली 2 वीडियो से देख भी रहे हैं, जब से हम इस प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको पता है कि पुनर्बलन सिद्धांत हल और स्किनर ही दे रहे हैं। तो मीन्स आपके ऑप्शन बिल्कुल कैसा है, ये आपका जो आंसर है ये ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था, ऐसा थ्योरी में से कहते हैं, ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी आपका ठीक है। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत जो था वो वर्दीमर, कोहलर और कोफ का, यहाँ पर एक और तीसरा नाम भी जुड़ा हुआ था, कोफ का, इन लोगों ने मिलकर दिया था। लेकिन जो अनुकूलन और अनुबंध अनुक्रिया है, इसकी बात किस किस ने की है, इसकी बात की है एक तो पावलोव ने और एक की है स्किनर ने, ठीक है, एक पावलोव ने और एक स्किनर ने। तो मीन्स आपको जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। और क्वेश्चन ने भी क्या पूछा है, सही नहीं है, तो नहीं का मतलब आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए, इनको सीसीई योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है। देखो भाई, सीसीई ग्रेड ने क्या कहा था कि अगर आपके 91 से 100 नंबर आ रहे हैं तो आप A1 कैटेगरी कहलाओगे। अगर आपके 81 से 90 नंबर आ रहे हैं तो आप A2 कैटेगरी कहलाओगे। और ठीक इसी तरीके से अगर आप 71 से 80 लेकर आ रहे हो तो आप B1 कैटेगरी हो। अगर आप 61 से 70 हो तो आप B2 कैटेगरी हो। अगर आप 51 से 60 हो तो आप C1 कैटेगरी हो। और अगर आपने 41 से 50 आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आपको C2 कैटेगरी मिलेगी। ये जो 47 जो नंबर है ये आपके 41 से 50 वाले क्राइटेरिया में आते हैं। मीन्स यहाँ पर कौन सी ग्रेड हो जाएगी, आपकी C2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। मैं आपको इससे नीचे भी बता देता हूँ, 41 से 50 के बाद में हम बात करते हैं। इसके नीचे अगर आप आते हो तो आपको नंबर मिलते हैं 33 से 40, जिसको हम कहते हैं डी कैटेगरी, ठीक है। और 33 से 40 तक बच्चा पास होता है। और जैसे ही इसके नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर 21 से 32 नंबर आते हैं तो E1 कैटेगरी है। और 0 से 20 नंबर तक आपकी E2 कैटेगरी है, ठीक है। इसके नीचे कोई कैटेगरी नहीं, आपकी लास्ट कैटेगरी है। इसी के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलेंगे, आपको 9 मिलेंगे, आपको 8 मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा, 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पर 2 से नीचे कोई नंबर नहीं है। सबसे आखिरी जो नंबर है वो 2 नंबर का है, ठीक है। 2 नंबर में देवा तेरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है। वाइगोत्स्की ने किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया था? क्या उन्होंने समीपता पर बल दिया था, अनुकूलन पर दिया था, आत्मसातन पर दिया था, या फिर संस्कृति और भाषा पर दिया था?
भाई लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा बात की थी संस्कृति और भाषा की, मीन्स कल्चर और लैंग्वेज इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और अगर कर लिया है तो अपने और भी दोस्तों से बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम और आपका परिवार जितना ज़्यादा बड़ा होगा हम उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर मेहनत कर पाएंगे और आपको भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है। पहला कह रहा है 200, दूसरा कह रहा है 300, तीसरा कह रहा है 500, चौथा कहता है एक लगभग 1000। 3 वर्ष का बालक है भाई, देखो मैं आपको सिंपली बता दूं ना, 2 साल का बच्चा जो है वो अमूमन प्रायः जिसे हम कहते हैं 50 शब्द सीख पाता है। कितना सीख पाता है? 50 शब्द सीख पाता है। और साथ ही साथ जो 4 वर्ष का बालक है वो 1200 शब्द सीख लेता है। कितने? 1200 शब्द सीख लेता है। तो अब आप गैस करो कि 3 वर्ष का बालक कितने शब्द सीखेगा। क्या आप कहोगे 500? तो नहीं, आप गलत हो जाओगे। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? वो 1000 होगा, क्योंकि 3 वर्ष का बालक 1000 शब्दों को सीख लेता है। ठीक है, कितने को? 1000 शब्दों को सीख लेता है। ये प्रायः की बात हो रही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे ऑन एन एवरेज लेकर चले तो आपका 1000 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कहते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। भाई डिसलेक्सिया क्या मानसिक विकार है, पठन विकार है, व्यवहारगत विकार है या फिर गणितीय विकार है? तो भाई डिसलेक्सिया जो है वो कैसा विकार है? वो पठन विकार है। कैसा विकार है? पठन विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लो कि बच्चे के सामने अगर किसी ने बी लिख दिया तो बच्चे की अगर आप कॉपी को कभी चेक करोगे तो उसका बी कभी आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। बी की जगह वो डी लिख देता है, डी की जगह बी लिख देता है। एस का भी ऐसा है तो कभी इसको ऐसा बना देगा, ठीक है। के का भी ऐसा है तो कभी उसको ऐसा बना देगा। मीन्स क्या है कि उससे वो अक्षर जो होते हैं ना वो एक तरह से दिखाई नहीं देते ठीक तरीके से, वो उसको जज नहीं कर पाता। और अगर आप चाहते हो कि ये किस तरीके का होता है, अगर आप इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहते हो तो एक मूवी आई थी आमिर खान साहब की, तारे ज़मीन पर। आप उस मूवी को चेक कर सकते हो, वहाँ पर जो कैरेक्टर है ईशान अवस्थी वो डिस्लेक्सिक कैरेक्टर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। संरचनात्मक आकलन के लिए मीन्स आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यहाँ पर इसे आप डायग्नोसिस वाला भी कह सकते हैं, मीन्स आप इसे नैदानिक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है? प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा, मानदंड संदर्भित और वार्तालाप। तो भाई देखो इसमें जो मानदंड संदर्भित जो परीक्षण है, यानी जो समेटिव असेसमेंट वाले जो पार्ट है वो यहाँ पर नहीं यूज होगा। संरचनात्मक आकलन क्या करता है कि बच्चे के लिए एक नैदानिक मूल्यांकन का काम करता है कि बच्चे के अंदर क्या कमी है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। और क्या चेक करता है? वो क्लास में उस बच्चे की किस तरीके से परफॉर्मेंस को नहीं, बेसिकली क्लास में किस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके ऊपर बात होती है। ये एक तरीके से कॉन्टिन्यूस आप इसे कह सकते हो। कौन सा है ये? कॉन्टिन्यूस मूल्यांकन आपका होता है। मूल्यांकन को हिंदी में क्या बोलेंगे? इवैल्यूएशन, है ना, असेसमेंट। तो आप उसे बोल सकते हो। लेकिन जो मानदंड संदर्भित जो होता है, यानी जहाँ पर आप उसे ग्रेड दे रहे हो, आप उसे क्राइटेरिया दे रहे हो, तो वो आपका संरचनात्मक के लिए यूज़ नहीं होगा। वो किसके लिए यूज़ होगा? वो समेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ होगा, मीन्स जो आपका योगात्मक मूल्यांकन है वहाँ पर यूज़ होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता के प्रति प्रेम तथा पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है। 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक की बात की जा रही है। अब देखो यहाँ पर मैं इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक साथ पढ़ लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बालक है, बालक से पता तो चलेगा नहीं कि भाई ये लड़के की बात कर लड़की की बात कर रहा है, जब तक आप इसे बालक और बालिका ना सोचो। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश में इसने साफ साफ डिस्क्राइब कर रखा है, मेल चाइल्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मेल चाइल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तब इसने कहा है कौन सी ग्रंथि है भाई? अगर जैसे मेल चाइल्ड की बात आ गई तो लास्ट जो आपका 2020 का जो आपका पेपर था जो हमने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, उसके वीडियो में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर दे दूंगा। बेसिकली ये इसे हम क्या बोलते हैं, जो भी आई बटन है वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है, वहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि जब भी कभी फीमेल का जो अट्रैक्शन होगा, मीन्स आपका जो फीमेल चाइल्ड का जो अट्रैक्शन होगा अपने डैड के प्रति, यानी अपने पापा के प्रति, तो वो इलेक्ट्रा ग्रंथि को जैसे होता है। जो मेल जो होता है वो ऑडिपस ग्रंथि होता है। कौन सा होता है? ऑडिपस ग्रंथि होता है। मेल में क्या होता है? चिल्ड्रन का जो क्या कहते हैं उसे अफेक्शन जो होता है वो मॉम के प्रति ज़्यादा जाता है, अपनी माँ के प्रति, और पिता के प्रति थोड़ी सी नफरत जैसी भावना आ जाती है। हॉस्टाइल नेचर बेसिकली उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑडिपस ग्रंथि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑडिपस ग्रंथि हो जाएगा।
यहाँ पर 2 और ग्रंथि दे रखी है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का जो मेन काम होता है वो होता है हार्मोन्स जितने भी आपके स्रावित होते हैं बॉडी में उसको रेगुलेट करना, और थायराइड ग्रंथि का मेन काम होता है आपके बॉडी टेम्परेचर को और आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन, जब एक ही विषय के विकास के का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाएगा, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका साइकोलॉजी का काफ़ी डीप क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एक ही विषय के विकास का अध्ययन, यानी क्या कर रहा है कि एक ही सब्जेक्ट है, उसको डिटेल्ड आपकी स्टडी हो रही है, वो भी एक अलग अलग टाइम पर। तो क्या वो जीवन वृत्तांत अध्ययन होगा, सर्वे अध्ययन होगा, अनुप्रस्थ काट होगा, फिर अनुदैर्ध्य होगा? तो फिर जो आपका अनुदैर्ध्य है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। अनुदैर्ध्य में कौन से होते हैं? जब भी कभी आप जनगणना करते हैं, क्या करते हैं? जनगणना करते हैं। आप मौसम विभाग की आप कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, तो वो कैसा सर्वे होता है, वो कौन सा अध्ययन होता है, वो अनुदैर्ध्य होता है। इसको समय के साथ साथ में आप इसे चेंज करते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड होता है ना, जैसे मान लो कि 2001 में हो गई जनगणना, 2011 में हो गई, 2021 में हो गई, तो ये किस पे होता है? अनुदैर्ध्य अध्ययन के अंतर्गत होता है। अगर हम बात करें जीवन वृत्तांत अध्ययन की, तो ये कौन सा अध्ययन होगा भाई? यहाँ पर आप अपने जीवन का या किसी और के जीवन के पूरा उसके लाइफ साइकिल जो है उसको आप स्टडी करते हो, और यहाँ से आप उसकी जीवनी वगैरह लिखते हैं। जो भी आपका जो टॉपिक होगा, जो भी आपका कैरेक्टर होगा, उसके बारे में आप जीवनी लिखना शुरू करते हो। सर्वे बेसिकली हमें पता है कि जब हमें किसी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुँचना है, या फिर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें डिटेल उसके हमें कंपैरिजन करना है, तो वो आपका सर्वे वाला पार्ट होता है। या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। जब हम बात करें अनुप्रस्थ काट की, तो ये ऐसे होता है कि मेल को इन्होंने बांट दिया, मेल और फीमेल को इन्होंने बांट दिया, या फिर एज ग्रुप को इन्होंने बांट दिया, और उस ग्रुप के हिसाब से फिर ये बातों को करते हैं कि भाई कि पेट्रोल के दाम बढ़े या शाहरुख खान सीढ़ी से नीचे गिर गया, तो उसमें मेल का इसके बारे में क्या सोचना, फीमेल का इसके बारे में क्या सोचना है। ठीक है। नहीं, ऐसा हुआ नहीं है बेसिकली, लेकिन मैं आपको एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ। भगवान ना करे वो गिरे ऐसे सीढ़ी से नीचे। खैर, बॉलीवुड की हालत थोड़ी ख़राब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता यानी जहाँ पर क्रिएटिविटी की बात की जाएगी, क्या वो धारा प्रवाहिता है, या वो लचीलापन है, या मौलिकता है, या स्मृतिकरण है? फ्लुएंसी होना भाई देखो क्रिएटिविटी की निशानी है, फ्लेक्सिबल होना भी है, मौलिकता भी है, लेकिन जो स्मृतिकरण है ना, किसी चीज़ को रटन जो आपकी विद्या होती है, वो आपकी स्मृतिकरण, वो आपकी सृजनात्मकता की निशानी तो नहीं है। तो मीन्स जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 4th हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई देखो लाइक करते रहो। ठीक है। यहाँ पर देखो आपको बार बार एक कैम स्कैनर का नाम आएगा। ये जो क्या बोलते हैं, PDF है, ये PDF मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो कैम स्कैनर का बैन हो गया, तो मैंने नहीं कराया था बेसिकली, लेकिन ये काम करता था उस समय पर ही। ठीक है। आई डोंट सपोर्ट चाइना। अगले क्वेश्चन, वो बात अलग है कि हमारा भारत ऐसी बातों को बोलता है, लेकिन फिर भी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चाइना की होती हैं। ठीक है। चाइना इस समय बिल्कुल वैसा है कि आपकी रग रग में घुस चुका है। अब आप इसे हटा नहीं सकते, आपकी सांसों में बस चुका है, आप इसे हटा नहीं सकते अभी इतनी जल्दी, जब तक कि इंडिया सेल्फ डेवलप्ड कंट्री ना हो जाए। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर और डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? मिलर और डोलार्ड, यहाँ पर हम बात करेंगे तो दोनों अमेरिकन आपके साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया था, जॉन डोलार्ड और नील ई मिलर जो थे, इन्होंने एक बताया था कि इमिटेटिव बिहेवियर का इन्होंने एक टाइप बताने की कोशिश की थी। उसमें 3 टाइप्स इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से बताए? पहले तो इन्होंने बताया समान वाले। कौन से बताए? समान व्यवहार के। यहाँ क्या होता है कि 2 लोग जो है वो एक जैसा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार कर रहे हैं? 2 लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार? एक जैसा व्यवहार करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रतिलिपि की, तो यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति व्यवहार करेगा, उस व्यवहार को दूसरे वाले को सिखाएगा, मीन्स उसका मार्गदर्शन करेगा सेम उस व्यवहार को करने में, सेकंड पर्सन पर उस व्यवहार को करने के बारे में उसे सिखाएगा कि आप इस काम को ऐसे करो। जैसा होता है कि क्लास टीचर बच्चे को ए फॉर एप्पल बनाना सिखा रही होती है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। सुमेलित आश्रित का मतलब है मैच्ड डिपेंडेंट बिहेवियर। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो मार्गदर्शन होता है ना वो हट जाता है, यानी एक व्यक्ति व्यवहार करता है और दूसरा व्यक्ति उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। ठीक है। क्या करता है? उसे कॉपी करने की कोशिश करता है।
तो यहाँ जो सह संबंधात्मक जो व्यवहार है, यानी जो कोरिलेटिव बिहेवियर है, वो आपका इसमें मिलर और डोलार्ड ने नहीं दिया था, तो इसलिए आपका यही वाला कौन सा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, अंदर से क्या चीज़ नहीं निकल के आएगी मोटिवेशन के नाम पर, क्या वो प्रशंसा होगी या चिंता होगी, उपलब्धि की आवश्यकता होगी, आकांक्षा स्तर होगा। तो देखो इसमें चिंता हो या उपलब्धि की आवश्यकता हो या आकांक्षा स्तर हो, ये तो इनर है, लेकिन जो प्रशंसा है ना आउटर वाली होती है। कौन सी होती है? प्रशंसा आपकी आउटर वाली होती है। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा होगा? प्रशंसा हो जाएगा। प्रशंसा क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है, आंतरिक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया था। मानसिक आयु शब्द यानी मेंटल एज की बात सबसे पहले किसने की थी? क्या अल्फ्रेड बिने थे या थर्स्टन थे या थॉर्नडाइक थे, गिलफर्ड थे? तो देखो यहाँ पर बात आती है अल्फ्रेड बिने की। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बताया था कि मेंटल एज नाम की कोई चीज़ होती है। कैसे बताया था? इन्होंने बताया था अपने IQ के फॉर्मूले में। इन्होंने कहा था कि एक मेंटल एज होती है, एक रियल एज होती है, और उसमें जब आप 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको IQ मिल जाता है। ठीक है। अल्फ्रेड बिने वही है जिन्होंने आपको बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो इन्होंने एक बुद्धि या दो बुद्धि, एक बुद्धि इन्होंने बताया था कि बुद्धि एक ही होती है। फिर थर्स्टन आए, इन्होंने कहा नहीं जी, बुद्धियों के जो ना बहुत सारे समूह होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारा ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रुप थ्योरी बताई थी थर्स्टन ने। जब हम बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने आपको बताया था बहुकारक, यानी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक किसी भी बुद्धि के। ठीक है। जब हम बात करते हैं गिलफर्ड की, तो गिलफर्ड ने आपको बताया था 3 डायमेंशनल बुद्धि। कैसे बताई थी? 3 डायमेंशनल बुद्धि, यानी जो बुद्धि जो होती है आपकी 3 डायमेंशन में होती है, जिसे हम 6, 5 और 6 के रेशो में बांटते हैं। मीन्स इन्होंने बता दिया था कि टोटल 180 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। और यहाँ पर एक नाम और आता है हार्वर्ड गार्डनर का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश वाले पार्ट में। एक गार्डनर का भी नाम आता है। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। किसकी बात की थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। ठीक है। इसका ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है? मल्टीपल फैक्टर्स हैं थॉर्नडाइक के। क्या है? मल्टीपल फैक्टर्स आपके थॉर्नडाइक के हैं, लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो आपकी गार्डनर की है, हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है? मिथ्या परिपक्वता यानी जहाँ पर बच्चा क्या है, वो स्यूडो मैच्योरिटी में आ जाता है। वो अपने आप को मैच्योर समझने लगता है, लेकिन मैच्योर होता नहीं है, मैच्योर की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है। तो ये अवस्था है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो आयु जो मानी गई है वो 2 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से नीचे मानी गई है। ठीक है। 2 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष के नीचे मानी गई है। किशोरावस्था की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टेनले हॉल ने इसे तूफान की अवस्था कहा है। किशोरावस्था भाई तूफान की अवस्था होती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार, बहुत बार मैंने देखा है कि आपके हरियाणा में, आपके यूपी में, आपके MP में पूछा गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या निर्देशन। वंशानुक्रम से व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, वातावरण भी इसका कारक है, परिपक्वता भी इसका कारक है, लेकिन जो निर्देशन है भाई, कुछ जो दूसरा जो गाइडेंस दे रहा है, उस गाइडेंस से किसी की आप पर्सनैलिटी या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो मीन्स आपको जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। इसी बात पर बच्चों बजाओ ताली। ताली बजाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नीचे कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और देखो ये वीडियो को ना या तो 1 बार लाइक करना है, 3 बार लाइक करना है, 5 बार लाइक करना है, 7 बार लाइक करना है, 9 बार लाइक करना है। मतलब जो आपका ऑड नंबर्स होते हैं उसमें लाइक करना, क्योंकि 2 बार लाइक करने से लाइक नहीं रह जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप चाहते हो कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आए, तो कौन सा काम नहीं करेगा? क्या बच्चों की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, बच्चों के विचारों का सम्मान करना, बच्चों की उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना, अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, क्रियाओं को प्रतिबंधित करने, बच्चा जो करना चाह रहा है उसे करने से रोकने दे। अगर आप रोक देते हो ना, तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है ना, वहीं पर क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है। मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है, बाकी तीनों आपके इस क्वेश्चन के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन सा वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर भी देखो ऑप्शन नहीं की बात कर रहा है। वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही नहीं है। क्या पैर से सिर, निकट से दूर, सिर से पैर, या वंशानुक्रम, वातावरण की अंतरक्रिया। तो भाई देखो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो है सिफोलोकॉर्डिकल। क्या है? सिफोलोकैडिकल होता है या कॉर्डिकल होता है, आप इसको देख लेना। ठीक है।
और दूसरा होता है आपका, ये सॉरी सिफेलो है शायद, जो भी हो आप इसको चेक कर सकते हो। सेकंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दो आपके प्रकार होते हैं किसके? विकास के दिशा के। किसके? विकास की दिशा के। सिफेलोकॉर्डिकल कहता है कि सिर से पैर की ओर। क्या कहता है? सिर से पैर की ओर। प्रॉक्सिमोडिस्टल कहता है आपसे निकट से दूर की ओर। क्या कहते हैं? निकट से दूर की ओर। यानी दूसरा आपका ठीक है, तीसरा आपका ठीक है, और वंशानुक्रम वातावरण की अंतरक्रिया तो होती होती है व्यक्तित्व, लेकिन जो पैर से सर की ओर जो विकास होता है वो यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो मीन्स यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि इसने नहीं के बारे में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? भाई ये तो वही हाल है कि सिर उड़ा, वो क्या बोलते हैं, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। जैसे मैंने आपको बताया बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, आपके पास आंसर आ गया। अब क्योंकि आपको ज़्यादा देर नहीं करनी पड़ेगी इसमें, हार्वर्ड गार्डनर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इसी बात पर एक लाइक हो जाए, शेयर कर देना वीडियो को ज़रूर, सब्सक्राइब करना भूलो ही मत और बेल आइकन को भी दबाई लो। अगला क्वेश्चन आपका कहता है फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाता है। ये कहते हैं क्या मुखी अवस्था, गुदावस्था, गुप्त अवस्था या फिर आइकॉनिक अवस्था? अच्छा, हर बार के क्वेश्चंस में इन्होंने ब्रोनर का ही इन्होंने एक अवस्था इन्होंने दे दी है, ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे तो थोड़ा कॉमन हो गया है। तो ब्रोनर की अवस्था यहाँ पर है, जो आइकॉनिक अवस्था है ये आपका इसमें नहीं है। बाकी जो तीन अवस्था है यानी ओरल स्टेज, एनल स्टेज और लेटेंसी स्टेज, ये सिगमंड फ्रायड ने अपने साइकोसेक्सुअल, क्या था, साइकोसेक्सुअल जो इनकी थ्योरी थी, जिसका एक नाम ये भी है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, उस थ्योरी में इन्होंने इसकी बात की हुई है। विश्लेषण, एक सेकंड में इसको थोड़ा डिलीट करके लिखता हूँ, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने बात कर रखी है सिगमंड फ्रायड ने, और इन्होंने बताया था कि जो भी पर्सनैलिटी होती है या जो भी अवस्था होती है डेवलपमेंट की, वो साइकोसेक्सुअल के तौर पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, और इनफैक्ट टेस्ट में जहाँ से लिया था तो उसने भी इस क्वेश्चन को गलत ही टिक कर रखा है। तो देखो क्वेश्चन कहता है एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच में यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, यानी बच्चा आपका 10 साल की एज में कौन सी क्लास में होगा? मैं सपोज करो चौथी क्लास में होगा, 4th ग्रेड में होगा, और सर सेकेंड क्लास यानी या फिर अपने से नीचे यानी कि 3rd क्लास, किसकी बात कर रहे हैं? 3rd क्लास की, यानी वैसे 3rd क्लास का मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो किस प्रकार का बालक कहलाएगा? क्या मानसिक रूप से मंदित होगा, या शैक्षिक रूप से पिछड़ा होगा, या मूर्ख होगा, या फिर जड़ होगा? अक्सर हम लोग ना इसकी गलती कर देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अगर वो बच्चा इसके आंसर नहीं दे पा रहा है, 3rd क्लास के बुक को नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो मानसिक रूप से मंद होगा। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। मूर्ख और बेवकूफ़ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमेशा मूर्ख और बेवकूफ़ हो सकती है, बच्चा कभी मूर्ख या बेवकूफ़ नहीं होता। तो यहाँ पर शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा है, वो कैसे हो? शैक्षिक रूप से पिछड़ा। मानसिक बच्चा कब होगा, यानी मानसिक मेंटल रिटार्डेड कब होगा? जो अपने खुद के काम ना कर पाए, यानी जो उसके स्वयं के जो दैनिक जीवन के काम है जब नहीं कर पाता है, तब वो बच्चा मानसिक रूप से, दैनिक जीवन के कार्य ना कर पाने पर बच्चा मानसिक रूप से मंदित कहलाता है। लेकिन एक ऐसा ही ये एजुकेशन यानी शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि पहले से सीखे हुए संप्रत्यय निर्णयों का परिमार्जन और विवर्धन करता है। इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? यानी बच्चा क्या कर रहा है? नए ज्ञान को सीख रहा है। कैसे सीख रहा है? कि पहले से उसने जो कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं उसमें नियमों को चेंज करता है और उसको बढ़ाता है। ये कौन सी लर्निंग होगी? क्या संयोगात्मक होगी, अधीनस्थ होगी, महाकोटि होगी, या सहसंबंधात्मक होगी? ये आपकी जो सीखने के जो विधि होगी आपकी सहसंबंधात्मक होगी। यानी क्या करेगा? जैसे सपोज करो कि यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? बेसिकली बच्चे को एक ज्ञान की नॉलेज पहले से है, यानी एक उसके पास ज्ञान आ रहा है और दूसरा ज्ञान उसके पास में ऑलरेडी रखा हुआ है। वो इन दोनों को मिक्स करेगा और मिक्स करने के बाद में इसका सहसंबंध स्थापित करेगा और उसको महाज्ञान बना लेगा, यानी ज्ञान प्लस ज्ञान बराबर महाज्ञान। ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल बताया है कि इस तरीके से बच्चा करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की? तो जैसे ही यहाँ पर स्कीमा वर्ड आ गया, हमारा सबसे पहला आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? जीन पियाजे ने की थी? नहीं, जैसे ही आपने इसको किया तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जेंडर स्कीमा की जो बात की थी, इन्होंने स्कीमा की थ्योरी विकसित की थी जीन पियाजे ने।
जेंडर स्कीमा की थ्योरी विकसित की थी एस एल बेम ने। किसने की थी? एस एल बेम ने, जिसको हम सिंड्रेला बेम कहते हैं नॉर्मली, या सिंड्रा बेम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को विकसित किया था। इन्होंने बताया था कि जो महिलाएं या जो लैंगिक जो भी चेंजेस होते हैं, जो उनके जो डेवलपमेंट होते हैं, उनका स्कीमा किस तरीके से बनता है, उसकी थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आपका आ रहा है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। और अल्बर्ट बंडूरा का नाम आ रहा है, इन्होंने आपको क्या बोलते हैं उसको, सोशियो लर्निंग आपको थ्योरी दी थी, यानी सामाजिक जो आपके अधिगम का सिद्धांत था वो इन्होंने दिया था। आर ए बैरन की बात यहाँ पर की जाती है, तो आर ए बैरन कौन है? इन्होंने सोशल साइकोलॉजी के ऊपर पहली पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? सोशल साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी। ये अपनी बुक के लिए फेमस है आर ए बैरन। एस एल बेम ने बेसिकली इसका काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए समृद्धि कार्यक्रम नहीं है, यानी प्रतिभाशाली बालकों को और ज़्यादा प्रमोट करे, यानी उसको एनरिच करे, इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि नहीं है? पहला कह रहा है पाठ्यक्रम में समृद्धि, दूसरा कह रहा है वर्ग उन्नति, तीसरा कह रहा है विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, और चौथा कह रहा है विशिष्ट आवासीय विद्यालय। तो इसमें जो स्पेशल रेजिडेंशियल जो स्कूल है, यानी विशिष्ट आवासीय विद्यालय है, कौन से बच्चों के लिए होते हैं? ये उनके लिए होता है जो सामान्य रूप से पिछड़े हुए, यानी सामान्य से जो पिछड़े हुए जो होते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड है, ये उन बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है नॉर्मली, जो एक सामान्य परिवेश में आकर नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए विशिष्ट होते हैं। जैसे जो CWSN जो बच्चे होते हैं उसके लिए भी इसकी बात की जाती है। ठीक है, जो डेफ है, जो डम है, जो मूक बधिर जैसे हम कहते हैं नॉर्मली, और आपके जो उनका क्या बोलेंगे, जो आँखों से जो नहीं देख पाते, है ना, उन बच्चों के लिए भी स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं, और ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई देता है, यानी कि माता पिता होशियार है लेकिन बच्चा थोड़ा सा डला गया, या फिर माता पिता डल थे लेकिन बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। तो ये वंशानुक्रम का नियम है। कौन सा नियम कहलाएगा? क्या प्रत्यागमन होगा, चयनित गुण होंगे, मातृ और पितृपक्षों का नियम होगा, या फिर संयोग का नियम होगा? भाई संयोग का नियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो आपका आंसर होगा ये होगा प्रत्यागमन का नियम। इसके बारे में बात की थी किसने? सबसे पहले बात की थी सोरेनसन ने, और उस बात को फिर अपनाया था बाद में मेंडल ने। मेंडल जिसे हम कहते हैं, जिसने मटर के दाने की थ्योरी आपको दी थी। सोरेनसन ने कहा था भाई अगर ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता की जो टैलेंट है, माता पिता के अंदर जो भी इंटेलिजेंस है, वो हो सकता है बच्चे के पास ना आ पाए, है ना, ये किसी और 4-5 पीढ़ी पीछे से किसी और को उठा ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके ग्रुप में ही ना मैच करे। तो ये सोरेनसन ने बताया था कि इसे प्रत्यागमन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, मेंडल ने बाद में इसको अपनाया था। तो यही है इस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरंभिक बाल्यकाल, और अगर आपको डिटेल चाहिए ना तो यार आप मुझे कमेंट करो ना, तो मैं आपको इसके स्पेशल वीडियो में आपको दूँ। आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? आरंभिक बाल्यकाल की यहाँ पर बात की जाएगी, और जैसे आरंभिक बाल्यकाल की बात आती है हम सोचते हैं 0 से 2 साल, 2 से 4 साल, 2 से 6 साल, और 4 से 7 साल। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 2 से 6 साल। बाल्यकाल को ना बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी पीछे किसी एक क्वेश्चन मैंने आपसे बात की थी, बाल्यावस्था जो वो 2 से 12 साल के बीच मानी गई है। इसमें मानी गई है 2 से 12 साल के बीच में मानी गई है, जिसमें से 2 से 6 साल को हम प्रारंभिक कहते हैं, जो आरंभिक है, और 6 से 12 साल को हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? वो 2 से 6 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि AAMD यानी AAMD और APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धिलब्धि परास क्या होता है? गंभीर मानसिक मंदता युक्त, AAMD और APA ये दोनों कहते हैं कि जो सामान्य जो लोग होते हैं ना, यानी कि जो मानसिक मंद तो हैं लेकिन जिसके अंदर जो माइल्ड है, ये चीज़ क्या है? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, वो 50 से 70 IQ लेवल के होते हैं। जो माइल्ड के बाद बात आती है मॉडरेट की, यानी कि जो मीडियम वाले हैं उनके अंदर कितना होता है? ये होता है आपका 35 से 50। जो गंभीर वाले हैं जिसको हम सेवेयर कहते हैं, सेवेयर, ये होते हैं आपके 20 से 35। तो 20 से 35 आपका कैसा हो गया? सेवेयर हो गया, यानी 20 से 35 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे भी नीचे होता है उसको हम गहन कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन, यानी जिसके अंदर जो मानसिक मंदता है बहुत ही ज़्यादा है, वो लोग वो होते हैं जिनके जो IQ लेवल 20 से भी कम होता है। ठीक है, ये दैनिक कार्यों की बात की जा रही है।
जो माइल्ड एमआर वाले बच्चे होते हैं दैनिक कार्यों को अपने कर लेते हैं, मॉडरेट वाले कर तो लेते हैं लेकिन थोड़े थोड़े कामों में उनको किसी की मदद चाहिए। सेवियर जो होते हैं इनको पूरी मदद ही चाहिए होती है, गहन जो होते हैं वो कोई भी काम अपना कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के हमारे सीरीज का आखिरी क्वेश्चन भी है। ये कहते हैं कि अहम केंद्रिकता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है। अहम केंद्रिकता यानी कि ईगोसेंट्रिकनेस, ये कहाँ पर बात की जाएगी, क्या संवेदात्मक अवस्था में होगा या पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त में या फिर औपचारिक में। तो देखो मैं आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊँ, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि संवेदात्मक जो अवस्था है जिसे हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, यहाँ पर जो मेन जो इस बच्चा जो काम करता है वो करता है वस्तु स्थायित्व को उसे बोध हो जाता है कि भाई कोई एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। मूर्त में क्या होता है, प्रत्यक्ष तार्किकता यानी जो सामने जो चीज़ होगी उसके बारे में तर्क दे सकता है मूर्त अवस्था में। ठीक है। अप्रत्यक्ष जो तार्किकता होती है यानी कि जो सामने जो चीज़ नहीं भी है, मीन्स जिस चीज़ को आप छू भी नहीं सकते, या उसके बारे में भी लॉजिक्स को बता सकता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये आपकी अहम केंद्रिक की अवस्था कहलाती है। कौन सी कहलाती है, अहम केंद्रिकता की अवस्था कहलाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो खैर एस्टेट वालों के थे, इन्होंने 2019 में सारे सवाल पूछे हुए थे। और मैं आपको देखो सिंपल एक चीज़ बता दूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि अभी ना पिछले साल मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जो 2022 का जो पेपर हुआ था ना यूपी टेट का 2022 का क्वेश्चन पेपर हुआ आया था, वो पेपर डिट्टो 2017 के पेपर से कॉपीड था। डिट्टो मीन्स ये लगा लो कि करीब करीब 140 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2017 के क्वेश्चंस में आए हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर की कितनी ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है, खासकर जब हम बात कर रहे हैं यूपी की, है ना। और यही अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में देखो इतना तो नहीं होगा खैर, क्योंकि सरकार को पता चल गया इसके बारे में कि उन्होंने गलती कर दी है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाता है, यहाँ से आपको तरीका पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी थे जो क्वेश्चन 2020-2021 में भी आ रखे थे, तो जिन्होंने तैयारी की होगी 2019 के पेपर की, उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी वीडियोस आपके पास लगातार आती रहें तो चैनल को देखो लाइक ज़रूर करो दोस्तों, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये बात मैं आपसे हर बार बोलूँगा, तब तक बोलूँगा जब तक कि मुझे मेरे सारे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर नहीं मिल जाते। हम एक बहुत बड़ा परिवार हम यहाँ पर नहीं बना लेते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मनोविज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, जो शिक्षा शास्त्र जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका पेडागॉजी वाला जो पार्ट है, या फिर आपका ये साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर हमेशा की तरह से क्लियर कर पाए। ठीक है। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।